हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। देखो, सामाजिक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो एक भूगोल की बुक चलती है अपने, वो कौन सी चलती है? समकालीन भारत। कौन सी? समकालीन भारत। उसका अपन एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। जिसका पहला अध्याय है, पहला अध्याय कौन सा है? संसाधन एवं विकास। देखो, पहला क्या है? संसाधन। देखो, मानव के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब उनका विकास किस प्रकार करना है, इसके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, संसाधन एवं विकास। तो पहली हेडिंग लगाइए, संसाधन। क्या है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो हेडिंग लगाइए, संसाधन। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? संसाधन। सबसे पहले देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में, देखो संसाधन किसे कहेंगे? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो लिखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में उपलब्ध हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो प्रत्येक वस्तु जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। देखो, संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो अपनी क्या करती हो? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। कोई वस्तु संसाधन तब कहलाएगी जब उसमें, तो लिखते हैं आगे, कोई भी वस्तु। देखो, ये तो शॉर्ट रूप से परिभाषा है इसकी। जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो संसाधन कहलाती है। लेकिन ये संसाधन कब कहलाएगी? तो देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब उसमें, लिखिए, कोई भी वस्तु संसाधन जब कहलाती है, संसाधन जब कहलाती है, देखो, कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब उसमें 3 गुणों का समावेश हो। जब उसमें कितने गुणों का समावेश हो? 3 गुणों का समावेश हो। जब उसमें 3 गुणों का समावेश हो, 3 गुणों का समावेश हो, तब वो वस्तु क्या कहलाएगी? संसाधन। जब की जगह यहां तब कर लो। कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब उसमें कितने गुण हो? 3 गुण हो। 3 गुणों का समावेश हो। कितने गुणों का समावेश हो? 3 गुणों का समावेश हो। अब 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला है प्रौद्योगिकी। पहला कौन सा है? प्रौद्योगिकी। देखो, 3 गुणों में पहला प्रौद्योगिकी। क्या? प्रौद्योगिकी। पहला गुण क्या है? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी हो, उसमें तकनीकी ज्ञान हो, तकनीकी ज्ञान के द्वारा विकसित हो। तो प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? तकनीकी। पहला कौन सा हो गया? प्रौद्योगिकी या तकनीकी। दूसरा कौन सा हो गया? सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। देखो, सांस्कृतिक रूप से जब तक कोई वस्तु मान्य नहीं है तब तक वो संसाधन नहीं कहला सकती। तो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो।
दूसरा गुण क्या हो गया, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। कौन से रूप से, सांस्कृतिक रूप से मान्य, सांस्कृतिक रूप में मान्य हो, मान्य हो। अगर कोई भी वस्तु अपने पास उपलब्ध है और वो दूसरा व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगी। देखो उसमें तकनीकी भी विकसित हो, तकनीकी के द्वारा उसको बनाया गया हो, तब संसाधन कहलाएगी। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो अर्थात लोगों द्वारा मान्य हो, तो लिख सकते हैं सभी लोगों द्वारा मान्य, सभी लोगों द्वारा मान्य हो, सभी लोगों द्वारा, लोगों द्वारा मान्य, सभी लोगों द्वारा मान्य हो, तभी वो वस्तु क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। देखो उसमें औद्योगिकी या प्रौद्योगिकी या तकनीकी ज्ञान हो, उसमें तकनीकी की सहायता से संसाधन बनाया गया हो। दूसरी बात यह है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो अर्थात लोगों द्वारा मान्य हो, और आर्थिक रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से संभव हो। तीसरा क्या है, आर्थिक रूप से संभव हो। तीसरा इसका गुण है आर्थिक रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से संभव हो, आर्थिक रूप से संभव हो, तब वो वस्तु संसाधन कहलाएगी। संभव हो, आर्थिक रूप से संभव हो। अगर कोई भी वस्तु अपने बजट के अंदर नहीं है तो अपने लिए किस काम की, अपने लिए वो संसाधन नहीं है। तो देखो कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाएगी जब उसमें 3 गुणों का समावेश हो। पहला गुण है प्रौद्योगिकी या तकनीकी, तकनीकी ज्ञान द्वारा उसको विकसित किया गया हो। दूसरा है सांस्कृतिक रूप से मान्य अर्थात लोग, सभी लोग उसको संसाधन की श्रेणी में मानते हो। तीसरा है आर्थिक रूप से संभव हो अर्थात लागत की दृष्टि से भी अपनी जो इनकम है उसके अंदर हो, तभी वो वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो देखो इसमें लिख सकते हैं आर्थिक रूप से संभव हो। आर्थिक रूप से कैसे संभव होगी, लागत की दृष्टि से अनुकूलतम हो। इसमें लिख सकते हैं लागत की दृष्टि से अनुकूलतम। देखो लागत की दृष्टि से अनुकूलतम, अनुकूलतम। देखो ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए भूमि के अंदर अपने को सोने का पता चल गया, भाई भूमि के अंदर इस भूभाग में इस क्षेत्र में सोना है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि इसमें तो जितना सोना नहीं है, अगर उसमें लागत आ रही है 2 करोड़ की, जबकि उसमें सोना निकला है 10 लाख का, तो वो अपने लिए संसाधन का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने हानि दे के जाएगा, तो अपने लिए संसाधन का काम नहीं करेगा। तो ये तीनों गुण उसमें अगर समावेश हैं तो वो पूर्ण रूप से संसाधन कहलाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कक्षा 10 में जो भूगोल की ये बुक है, एसएस के अंतर्गत आती है, समकालीन भारत, इसमें से जो भी प्रश्न आएंगे वो लगभग 99.99% अपने सिलेबस से या अपने नोट्सों से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। बाकी कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं रहता है, कोई ना कोई कमी तो प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। तो संसाधनों के प्रकार, देखो संसाधनों के प्रकार वाला टॉपिक अपनी कक्षा 10 की पुस्तक में नहीं है, लेकिन देखो इसके प्रकार का विस्तार नहीं है, बाकी प्रकार है। जहां प्रकार आ गया इसका मतलब यह है कि उससे संबंधित विस्तार भी आ सकता है, तो थोड़ा बहुत अपने को विस्तार से संबंधित भी नॉलेज होनी चाहिए। तो संसाधनों के प्रकार लिखिए, हेडिंग लगाइए, संसाधनों के प्रकार। किसके प्रकार, संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों के प्रकार। किसके प्रकार, संसाधनों के प्रकार। देखो संसाधन कितने प्रकार होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार हैं, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, तो अपना अध्ययन करेंगे संसाधनों के प्रकार का। देखो कक्षा 10 की जो प्रेजेंट में 23-24 का सिलेबस है उसमें ये संसाधनों के प्रकार नहीं है, केवल उसके प्रकार दे रखे हैं, उनका विस्तार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनमें से 1% डेफिनेट विस्तार का आएगा, क्योंकि जब अपने को प्रकार दे दिए तो उनका अर्थ तो पता होना चाहिए ना, प्रकार फिर क्यों दिए, तो इसलिए इनमें से 1% डेफिनेट आएगा, जिसमें से भी जो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन या फिर नवीकरण संसाधन या अनवीकरण संसाधन, इन दोनों में से 1% डेफिनेट विस्तार से आएगा, चाहे अपने सिलेबस में नहीं हो। तो संसाधनों के प्रकार में पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो पहला लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या हो गया? उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधनों के प्रकार हैं, जैव और अजैव। कौन से? जैव और अजैव। तो इसमें लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार में पहला है जैव, जैव संसाधन। कौन सा संसाधन? जैव। और दूसरा क्या है? अजैव। कौन सा? अजैव। पहला हो गया जैव और दूसरा हो गया अजैव। ये दो प्रकार के संसाधन है उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा आता है समाप्यता के आधार पर। दूसरा क्या है? समाप्यता के आधार पर। तो दूसरी हेडिंग लगाइए, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। अब समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों के दो प्रकार हैं, नवीकरण और अनवीकरण। तो लिखिए, पहला कौन सा है? नवीकरण। कौन सा है? नवीकरण। नवीकरण, नवीकरण। और दूसरा क्या है? अनवीकरण। दूसरा क्या है? अनवीकरण, अनवीकरण। तो देखिए अगर प्रश्न आ जाए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, जैव और अजैव। अगर प्रश्न आ गया समाप्यता के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, नवीकरण और अनवीकरण। तीसरा आता है, देखो ये आ गया समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। फिर तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो तीसरी हेडिंग लगाइए, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? तीसरा कौन सा है? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। इसमें व्यक्तिगत होता है, राष्ट्रीय होता है और सामुदायिक होता है और अंतरराष्ट्रीय होता है। तो लिखेंगे व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, 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 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तीसरा कौन सा है? राष्ट्रीय भी हो सकता है संसाधन और अंतरराष्ट्रीय भी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय। तो देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के तीन प्रकार हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकार के संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। देखो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन है। चौथा है विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर आधारित संसाधन। विकास के स्तर पर आधारित संसाधन। देखो विकास के स्तर पर आधारित कितने प्रकार के संसाधन हैं? आधारित संसाधन। किसके आधार पर? देखो विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? संभाव्य संसाधन या संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित भंडार। दूसरा क्या है? विकसित भंडार। तो पहला लिखेंगे संभावी संसाधन, दूसरा लिखेंगे विकसित भंडार। देखो पहला है संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन? संभावी संसाधन। दूसरा है विकसित भंडार। दूसरा क्या है? विकसित भंडार के आधार पर संसाधन, विकसित भंडार। देखो पहला हो गया संभावी संसाधन, दूसरा हो गया विकसित भंडार के आधार पर संसाधन और तीसरा हो गया संचित कोष के आधार पर संसाधन। तीसरा क्या है? संचित कोष के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? संचित कोष के आधार पर, संचित कोष के आधार पर, कोष के आधार पर संसाधन। इस प्रकार अपनी जो बुक है कक्षा 10 की समकालीन भारत, उसके अंतर्गत संसाधनों के प्रकार दे रखे हैं, उनका विस्तार बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं संसाधनों के विस्तार से भी एक प्रश्न डेफिनेट आएगा और वो भी आने वाला है अपना, या तो जैविक संसाधन आएगा या अजैविक संसाधन आएगा या नवीकरण संसाधन आएगा या अनवीकरण संसाधन आएगा। इन दोनों के आधार पर उत्पत्ति के आधार वाले संसाधन या फिर समाप्यता के आधार वाले संसाधन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन।
जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है, जैविक, जैव और अजैव, तो इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं और नवीकरण और अनवीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनका विस्तार डेफिनेट आएगा, तो इनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं अपन। देखो इसमें पहला दे रखा है कौन सा संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। पहला कौन सा है, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, उनको जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो अजैविक संसाधन होते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य में जीवन पाया जाता है तो कौन सा संसाधन है, जैविक संसाधन है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर में जीवन नहीं पाया जाता, ये पंखा लगा हुआ है, पंखे में जीवन नहीं पाया जाता, तो कौन से संसाधन है, अजैविक संसाधन। इस प्रकार अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग लगाइए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। पहली हेडिंग लगाइए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। पहला है जैव संसाधन। पहला क्या है, जैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, पहला क्या है, जैव संसाधन। और दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। देखो पहला हो गया जैव संसाधन और दूसरा हो गया अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन कहलाते हैं। देखो वे संसाधन जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है वो कौन से संसाधन है, जैव संसाधन है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन। जैसे इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य में जीवन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। वनस्पति में जीवन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। पशुधन में जीवन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। किसमें, पशुधन में भी जीवन पाया जाता है। तो ये हो गया अपना जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो लिखिए इसमें वे संसाधन कौन से संसाधन, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है, वे कौन से संसाधन है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास बोर्ड है, तो इसमें जीव पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो ये कैसा संसाधन है, अजैविक संसाधन। मार्कर है, संसाधन जरूर है लेकिन कैसा संसाधन है, अजैविक संसाधन है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता। जैसे मेरे पास मायक है, तो ये मायक है बोया का, तो इसमें जीवन पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो ये कौन सा संसाधन है, अजैविक संसाधन। जैसे मैं स्वयं हूं, तो स्वयं कैसा संसाधन हूं, जैविक संसाधन, जिसमें जीवन पाया जाता है। आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। तो इसके अजैविक संसाधनों के अपन उदाहरण ले सकते हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। तो इसमें लिख सकते हैं वे सारे संसाधन, इसमें दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। जो कैसी वस्तुओं से बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन बने हैं। वो क्या कहलाते हैं, अजैव
संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे कि पंखा, जैसे पंखा। देखो जैसे में अपन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। जैसे में पंखा, फर्नीचर, बोर्ड इत्यादि, है ना, इतने लिख लेते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, बोर्ड इत्यादि। तो ये हो गए अपने जैविक और अजैविक संसाधन, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। देखो एक का और विस्तार आ सकता है, किसका? जो नवीकरण और अनवीकरण संसाधन है उनका भी विस्तार आ सकता है, एक जैविक, अजैविक और नवीकरण और अनवीकरण, इसलिए मैंने इनका थोड़ा सा विस्तार बताया है। बाकी आपके सिलेबस में विस्तार है नहीं, लेकिन फिर भी आ सकते हैं प्रश्न, ये ना, जैविक और अजैविक, नवीकरण और अनवीकरण। बिल्कुल संभावना ये रहेगी कि अपना कोई भी एक भी सिंगल प्रश्न भी अपना सिलेबस या अपने एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे अपने नोट्सों में से मिलेंगे, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। बाकी देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने विश्वास कर लिया तो सब कुछ हासिल कर लिया। अगर आपको किसी के विश्वास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ही क्लास को स्किप कर देना। देखो संसाधनों के प्रकार में जैविक और अजैविक देख लिए। दूसरा आता है, ये तो गए उत्पत्ति के आधार पर। देखो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों के प्रकार में दूसरा है समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। तो देखो ये भी दो प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? नवीकरण योग्य संसाधन। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन। कैसा संसाधन? नवीकरण योग्य संसाधन। और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। दूसरा क्या है? अनवीकरण योग्य संसाधन। पहला हो गया नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन। पहला कौन सा है? नवीकरण योग्य संसाधन। तो वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग करने पर के बाद भी समाप्त नहीं होते। देखो वे संसाधन कौन से हैं? नवीकरण संसाधन। वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते। तो लिखिए वे संसाधन, इसमें लिखिए वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते। इनका कितनी भी बार प्रयोग करो ये समाप्त बिल्कुल पृथ्वी से नहीं हो सकते। वो कौन से संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन। अर्थात उनका पुनः उत्पादन संभव है। अर्थात इसमें लिख सकते हैं अर्थात उनका पुनः उत्पादन संभव है। अर्थात उनका पुनः उत्पादन संभव है। वो कौन से संसाधन है? नवीकरण संसाधन, जिनका पुनः उत्पादन हो सकता है। जिनका क्या हो सकता है? पुनः उत्पादन हो सकता है और जिनका बार बार प्रयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते। बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं।
कहलाते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन आ सकता है? सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अपन इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जैसे जैसे कौन कौन सी ऊर्जा? देखो सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये भी कभी खत्म नहीं हो सकती, सौर ऊर्जा। और दूसरा है पवन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। इनका बार बार उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाले संसाधन नहीं है। दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। वे संसाधन लिखिए, वे संसाधन जिनका एक बार, कितनी बार? एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। वे संसाधन जिनका एक बार, कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात इनका पुनः उत्पादन संभव नहीं है। तो अर्थात इनका पुनः उत्पादन संभव नहीं है। अगर इनका दोबारा भी उत्पादन करेंगे तो करोड़ों साल लग जाएंगे, तो इनका पुनः उत्पादन संभव नहीं है। तो ये संसाधन कौन से संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं अपन, जैसे पेट्रोल, दूसरा डीजल, पेट्रोल, डीजल, ये कौन से संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। पहला नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग करने के बाद भी वे कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात उनका पुनः उत्पादन संभव है, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका एक बार, कितनी बार प्रयोग कर रहे हैं? एक बार प्रयोग करने के बाद ये प्राय समाप्त हो जाते हैं, जिनका दोबारा उत्पादन संभव नहीं है, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोल और डीजल। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक एक बिंदु का गहनता के साथ, जोश और जुनून के साथ अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, मुस्कुराते हुए। तो आगे चलते हैं। देखो ये मुख्य थे, इस वजह से इनका मेरे को विस्तार बताना पड़ गया। अब एक मुख्य बात और है, एक मुख्य बात क्या है? सतत पोषणीयता। देखो सतत पोषणीयता भी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इनडायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, तो अपन इसका भी अध्ययन करेंगे। कोई सा भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ेंगे जिससे अपना प्रश्न आता हो और वो अपना रह जाए। तो अपन ये भी देखेंगे सतत पोषणीयता, क्योंकि इसका प्रश्न अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी यह आ सकता है। तो अपन प्रत्येक उस बिंदु को छुएंगे जो परीक्षा में आ सकता है, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से। आप विश्वास करके इन नोट्सों को याद कर सकते हो, उतार सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। और आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना संसाधनों में विकास में सतत पोषणीय विकास, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सतत पोषणीय विकास। तो हेडिंग लगाइए, सतत पोषणीय विकास। कौन सा विकास? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। कौन सा विकास? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। देखो सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो कि वर्तमान की भी पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। लेकिन आज का मानव बहुत लालची है और वो चाहता है कि केवल मेरा गुजारा हो जाए, मेरा पेट भर जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो भविष्य के लिए नहीं सोचता, वो स्वयं के लिए ही नुकसान पैदा कर लेता है। तो सतत पोषणीयता की भावना, ये सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो।
सतत देखो संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो कि अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ वो एक संसाधन है अपने लिए। जैसे कि अपन चाहें तो अपने को लकड़ी चाहिए जंगलों से, तो लकड़ी अपन टहनियां काट के भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, पेड़ का पेड़ ही उखाड़ते हैं। अगर अपन टहनियां काटेंगे तो टहनियां दोबारा भी वापस आ जाएंगी, तो वो क्या है, भविष्य के लिए संसाधन बचे भी रहेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी। इसको बोला जाता है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीयता विकास में लिखेंगे, इसके अनुसार संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना, इसके अनुसार संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो लिखिए, इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। देखो संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए संसाधन बचे रहें। चाहिए कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और भविष्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए, और भविष्य के लिए संसाधन बचे रहें, भविष्य के लिए संसाधन बचे रहें। तो सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो कि वर्तमान का भी काम पूरा हो जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु एक और रह जाता है, बाकी अपने सिलेबस में नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि सर सिलेबस में तो है ही नहीं कुछ मैटर, आप बिना सिलेबस के पढ़ा रहे हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं उनमें से 1-2 प्रश्न जो इनडायरेक्ट रूप से जो लिखवा रहा हूं उनमें से जरूर आएंगे। तो आप ऐसे मत सोचना कि जो अपनी मेहनत है वो जायज़ नहीं है, बिल्कुल अपनी जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। तो अपन देखेंगे, देखो अगली हेडिंग लगाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो। देखो एक संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। देखो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो यहीं पे लिख लेते हैं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। देखो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ब्राजील का एक शहर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है ब्राजील, उसी का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। तो देखो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है ये। क्या है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी से सम्मेलन। तो लिखिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का एक शहर है, कौन सा? रियो डी जेनेरो। तो शुरुआत हुई थी जून 1992 में, जून 1992 में। तो शुरुआत जून 1992 में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, जून 1992 में। ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, जो कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है ये ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसी प्रकार एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य, तो उद्देश्य भी लिख लेते हैं, उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का बचाव, पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण,
पर्यावरण संरक्षण। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन चलते हैं आगे। देखो एक मुख्य बिंदु और रह जाता है, वो भी अपने सिलेबस में है, वो सिलेबस में अपने है। ये वाला अपने सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी ये आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो अपना सिलेबस में है। वो है एजेंडा 21। वो क्या है? एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसकी मुख्य मुख्य बातें को देख लेते हैं, ताकि अपनी एग्जाम में कोई प्रश्न आए और वो रह नहीं जाए। अपने पूरे में से पूरे जितने भी नंबर का अपना जो पाठ्यक्रम है, उसके टोटल में से टोटल, कुल बटा कुल, अपने पूरे में से पूरे अंक आने चाहिए। एक भी प्रश्न अपना बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी अपने नोट्सों के अंदर से, वो भी अपने नोट्सों के अंदर से, जिसका अपन भरसक प्रयास करेंगे। तो देखो हेडिंग लगाइए एजेंडा 21। एजेंडा क्या है? 21। एजेंडा 21। तो हेडिंग लगाइए एजेंडा 21। एजेंडा 21। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है। देखो यह एक क्या है? घोषणा है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है। यह एक घोषणा है। यह एक क्या है? घोषणा है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है। इसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, देखो लिखिए, इसे 1992 में, इसे 1992 में ब्राजील का एक शहर, ब्राजील का एक शहर रियो डी जेनेरो, कौन सा? रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक शहर, कौन सा? रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास। देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में स्वीकार किया गया। सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन है उसमें स्वीकार किया गया। सम्मेलन में स्वीकार किया गया किसको? एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। किसमें? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में किसे स्वीकार किया गया? एजेंडा 21, जो क्या है? एक घोषणा है। क्या है? एक घोषणा है। उद्देश्य क्या है इसके? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। तो उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। इसी प्रकार अपन धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का अपन अध्ययन करेंगे। तो विकास को हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीयता विकास को हासिल करना, अर्थात समान हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण क्षति से निपटना है। अर्थात पर्यावरण हितों को, या फिर अर्थात समान हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षति से निपटना। अर्थात देखो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, इसका क्या था? उद्देश्य किसका? एजेंडा 21 का। अर्थात समान हितों को ध्यान में रखते हुए, समान हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षति से निपटना।
निपटना इसका उद्देश्य था। मतलब जो पर्यावरण में लगातार क्षति हो रही है उससे निपटना, अर्थात प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रत्येक स्थानीय निकाय, तो लिखिए इसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्वयं का एजेंडा 21 तैयार करें। एजेंडा 21 तैयार करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। तैयार करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। संसाधनों का विकास। देखो संसाधनों का विकास कैसे, संसाधनों के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं संसाधनों का विकास। देखो अपन देखते हैं संसाधनों का विकास। देखो जो प्रश्न इन नोट्सों के माध्यम से लिखाए जा रहे हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो परीक्षा की दृष्टि से चाहे अर्धवार्षिक में आए या वार्षिक में आए, ये जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न को कम महत्व मत देना, सारे प्रश्न बराबर महत्व वाले हैं। मेरी संभावना यह है कि आपका एक भी प्रश्न इस बुक से अपना गलत नहीं होना चाहिए, मेरी आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, तो अपना चलता है संसाधनों का नियोजन। तो संसाधन नियोजन हेडिंग लगाइए। संसाधन नियोजन, किसका नियोजन? संसाधन नियोजन। क्योंकि संसाधनों का अगर नियोजित रूप से अगर अपन विकास नहीं करेंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जनसंख्या तो धुआंधार तरीके से बढ़ रही है, लेकिन संसाधन तो अपने पास कैसे है? सीमित है। तो संसाधन नियोजन, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? संसाधन नियोजन। देखो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग न करके विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधनों का लिखिए, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग न करके विवेकपूर्ण उपयोग करना, मतलब दिमाग लगाकर उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना। लेकिन जनता क्या कर रही है? अंधाधुंध उनका प्रयोग कर रही है, जो अपने कोई नुकसान देंगे। वो विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये संसाधन नियोजन है। भाई संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग मत करो, उनका प्रयोग तो करो लेकिन सीमित मात्रा में, ताकि संसाधन अपने भी काम आ जाए और भविष्य के लिए भी बचे रहे। भारत जैसे देश में संसाधनों का असमान वितरण है। भारत जैसे देश में संसाधन कैसे हैं? असमान है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो भारत जैसे देशों में संसाधनों का असमान वितरण है। तो लिखिए भारत जैसे देशों में संसाधनों का असमान वितरण। कैसा वितरण? असमान वितरण है। असमान वितरण है, कहीं ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो संसाधनों का क्या है? असमान वितरण है। तो देखो संसाधनों का असमान वितरण हो गया, अर्थात किसी क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन है और किसी क्षेत्र में बहुत कम संसाधन है। अर्थात ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, अर्थात किसी क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन है, किसी क्षेत्र में बहुत अधिक संसाधन है और किसी क्षेत्र में बहुत ही कम है, और किसी क्षेत्र में बहुत ही कम संसाधन है, बहुत ही कम संसाधन है, अर्थात संसाधनों का असमान वितरण है, बहुत ही कम संसाधन है। देखो संसाधनों का वितरण ये बताता है, कहीं पे बहुत ज्यादा संसाधन है और कहीं क्षेत्र में बहुत ही कम संसाधन है। अर्थात झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में, देखो लिखिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में, लिखिए अगली लाइन में झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखो झारखंड, मध्य प्रदेश और कौन सा? छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में
खनिजों व कोयले के भंडार हैं। आदि राज्यों में छत्तीसगढ़, आदि राज्यों में खनिजों व कोयले के भंडार हैं। खनिजों वो व कोयले के भंडार हैं। कोयले के भंडार हैं। कोयले के भंडार हैं। कोयले के भंडार हैं। तो एक और तो जो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां क्या है, कोयले के भंडार हैं, परंतु विकास की कमी है। परंतु क्या है, विकास की कमी है। देखो, परंतु विकास की कमी है। विकास की कमी है। देखो, अगर किसी भी देश के पास अगर तकनीकी ज्ञान नहीं है तो चाहे संसाधन कितना भी हो, उसका विकास संभव नहीं है। तभी तो अंग्रेजों ने अपने ऊपर राज किया था। देखो, अपने पास क्या है, तकनीकी ज्ञान का अभाव था, इसीलिए अपना जो कच्चे माल के रूप में सारे संसाधनों का प्रयोग कौन करते थे, अंग्रेज करते थे, क्योंकि उनके पास उच्च तकनीकी ज्ञान था। इसलिए जिनके पास अगर उच्च तकनीकी ज्ञान नहीं है, जिस क्षेत्र के पास, जिस देश के पास उच्च तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनका विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास संसाधन, देखो संसाधन खूब थे, खनिज संसाधन के खूब भंडार थे, लेकिन अपने पास जो तकनीकी ज्ञान था वो बहुत ही सीमित मात्रा में था। राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के भंडार हैं। जबकि लिखिए, राजस्थान में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के भंडार हैं। देखो, ये संसाधनों के असमान वितरण को बता रहा है कि भाई राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के भंडार है, जबकि जल संसाधनों एवं खनिज संसाधनों की कमी है। जबकि जल संसाधनों एवं खनिज संसाधनों, कौन से संसाधन, खनिज संसाधनों की कमी है। खनिज संसाधनों की कमी है। अर्थात देश में संसाधनों का कैसा वितरण है, असमान वितरण है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं अपन। देखो, इसी में संसाधन नियोजन में ही आगे चलते हैं अपन। देखो, जो संसाधनों का असमान वितरण है, तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, असमान वितरण को कैसे अपन सही कर सकते हैं, या फिर उसका समावेश कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आगे इसी में। तो उनका कैसे पता लगाया जा सकता है और उनका कैसे निस्तारण किया जा सकता है, इसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो देखो, देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान कर, देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। पहला उद्देश्य क्या है अपना, देश के विभिन्न भागों में, देखो देश के विभिन्न भागों में, इसी में देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान कर, किसकी पहचान कर, संसाधनों की पहचान कर तालिका बनाना। सबसे पहले संसाधनों की पहचान करना है, भाई कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज ज्यादा है और कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज कम है, इसकी पहचान कर तालिका बनाना। क्या काम करना, तालिका बनाना। तो सबसे पहले तालिका बनाना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे, भाई कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज संसाधनों की कमी है। तो संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त तकनीकी, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त तकनीकी, देखो संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए कौन सा विकास होना चाहिए, तकनीकी, प्रौद्योगिकी व कौशल युक्त ढांचा तैयार करना। तकनीकी, प्रौद्योगिकी को क्या बोला जाता है, प्रौद्योगिकी एवं कौशल युक्त ढांचा तैयार
करना एवं कौशल युक्त ढांचा तैयार करना, कौशल युक्त ढांचा तैयार करना। ये अपना दूसरा उद्देश्य हो गया कि पहले तो अपन क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे संसाधनों की खोज करके। उसके बाद लागू करने के लिए तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी एवं कौशल युक्त ढांचा, कौशल युक्त ढांचा अपने को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और सभी क्षेत्रों में योजनाओं को समान रूप से लागू करना। और सभी क्षेत्रों में, और सभी क्षेत्रों में अगला उद्देश्य है, और सभी क्षेत्रों में, और सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में योजनाओं को समान रूप से लागू करना, सभी क्षेत्रों में योजनाओं को समान रूप से लागू करना, समान रूप से लागू करना। ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में अपन संसाधनों का विकास कर रहे हैं, दूसरा क्षेत्र निर्जन है, तो सभी क्षेत्रों में योजनाओं को समान रूप से लागू करना, ये अपना तीसरा उद्देश्य है। सभी क्षेत्रों में कैसे रूप से, समान रूप से लागू करना संसाधनों को, ताकि सभी जगह संसाधनों का वितरण समान हो सके। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ, देखो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, देखो इसमें लिखिए अगला, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, देखो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ, देखो संसाधन तो अपने पास उपलब्ध रहेंगे ही, संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ, उपलब्धता के साथ साथ, संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ, साथ साथ प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रौद्योगिकी व तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपने संसाधन पड़े ही रहेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि बिना तकनीकी ज्ञान के, इसी में एक लाइन और ऐड कर लो, क्योंकि बिना तकनीकी ज्ञान के, क्योंकि बिना तकनीकी ज्ञान के, बिना तकनीकी ज्ञान के किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। ये आज की अपनी कक्षा 10 की पहली क्लास थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।